हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आपका एनपीसीआईएल का जो रिज़ल्ट आ चुका है काकरापारा का। और उसके बाद कई बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर ये रिज़ल्ट तो हो गया बट अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? जॉइनिंग कब होगी? तो इस समय जो होता है ना थोड़ा-सा ज़्यादा बेसब्री होता है। वो बस आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपकी एंगेजमेंट होती है ना, तो समझ लो कि रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है लाइक एज अ एंगेजमेंट। और आप ज्वाइनिंग करोगे ना तो लाइक एज अ मैरिज। ठीक है। तो एंगेजमेंट और मैरिज का बीच का जो टाइम होता है ना, लोगों को लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए और कम से कम हो जाए। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, वो इस एंगेजमेंट से मैरिज के बीच जो है कुछ प्रोसेस पूरे करने होते हैं। तो कोई नहीं, आपको भी अब रिजल्ट आ चुका है। तो ज्वाइनिंग के बीच थोड़े कुछ प्रोसेसेस हैं, उसे बस पूरे करने हैं। बाकी तो फिर आपका ख्याल रखने के लिए एनपीसीआईएल आपको बुला ही रहा है। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उस लगभग ऑलमोस्ट सारे एनपीसीआईएल जहाँ भी आपका रिजल्ट होगा और जहाँ भी आप ज्वाइन करेंगे तो उन सबका ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है। यही प्रोसेस रहेगा। बस कुछ टाइमिंग्स के डिफरेंस होते हैं, किसी में 5 दिन ज़्यादा लग सकता है, किसी में 5 दिन कम लग सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका ए एफ एंड ए एफ एंड एस एस क्यू फॉर्म का, राइट। अटेस्टेशन फॉर्म एंड सिक्योरिटी क्वेश्चनर्स फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपको टोटल डिटेल्स आपसे रिलेटेड, ठीक है, आपके मम्मी पापा से रिलेटेड, आपका घर से रिलेटेड, आप कहाँ रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको फिल करना होता है। और ये कब फिल करने के लिए आता है? जैसे ही आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के विद इन 10 डेज के अंदर आपके लॉगिन आईडी पर एएफ एंड एसएस के फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको मेल भी आएगा उसके लिए। अदरवाइज आप चेक करते रहिए, अगर मेल नहीं आता है, कभी कभी स्पैम हो जाता है मेल में, तो जिसकी वजह से आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन आईडी से चेक करते रहिए। ऐसे तो देखा गया है कि जनरली 10 दिन में आ जाता है, हालांकि कुछ कुछ जो है कुछ कुछ एनपीसीआईएल 1 महीना भी लगा देता है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से। और अभी जो कागरापारा का रिजल्ट आ गया है तो उसका भी एसएस क्यू फॉर्म भी ओपन हो रहा है। आप जाइए, वहां से फिल कीजिए। और इसको फिल करने का टाइम कोई 15 डेज देता है, कोई 30 डेज देता है। तो आप चेक, जब आप जाएंगे फिल करने के लिए तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद करना क्या होता है कि इसका हार्ड कॉपी आपको ले लेना है। क्या करना है? हार्ड कॉपी मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया उसको प्रिंट ले लेना है, राइट। अब प्रिंट अगर आप ले लेते हैं, जैसे ही आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट लेकर के आपको उसके दिए गए एड्रेस पर, ठीक है, जो भी उसने एड्रेस दिया है, ठीक है, जो भी उसने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आप उसको सेंड कर दीजिए उस हार्ड कॉपी को। अब होगा क्या कि जो लास्ट डेट जैसे ही खत्म होगा, वो हार्ड कॉपी, आपका जो हार्ड कॉपी है वो जो है आप वो लोग कुछ कुछ कॉपीज जो है वो लोग रख लेंगे। और कुछ कॉपीज जो है आईबी और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि 3 से 4 महीने, जैसे ही इसका जो लास्ट डेट खत्म होगा एस एस क्यू एंड ए एफ का, तो उसके 3 to 4 मंथ के बाद आपके पास आईबी और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल्स आने लगेंगे, राइट। तो आईबी का तो थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में होता है, क्योंकि वहां से ही लेटर लिख के आता है कि थोड़ा जल्दी करना है, अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, पुलिस का भी वही रहता है। तो जैसे ही कॉल आया आप फॉलो अप कीजिए। आईबी का तो खैर उतना देर नहीं होता है, वो लोग भी जल्दी करके भेज देते हैं। बट पुलिस में क्या होता है कि कभी कभी थाने में जब तक आप जाते नहीं है ना तब तक वो लोग होल्ड करके रखते हैं। तो जाइए, मिलिए, खुशी में मिठाई विठाई खिलाइए। आप बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, वो तो आम प्रोसेस है, आप मिठाई विठाई खिलाइए। ठीक है, मिठाई विठाई खिलाइए, वो लोग भी आपका जल्दी से वेरिफिकेशन करके भेज देंगे, राइट। अब वेरिफिकेशन करके भेजने के बाद ये सारा चीजें प्रोसेस पूरा होते होते, ठीक है, आपको कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे, राइट। कितने लग जाएंगे? 6 से 8 महीने आपका टाइम लग जाएगा। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि 50 बच्चा है, 50 बच्चा में 30 बच्चा का वेरिफिकेशन लेटर पहुंच गया डिपार्टमेंट के पास, तो वो क्या करेगा कि 30 बच्चा का एक बैच बनाएगा और उन 30 बच्चों को
ठीक है, ऑफर लेटर दे देगा। बाकी जो इसके 20 बच्चे बच गए, वो लोग अब जो जैसे जैसे वेरिफिकेशन लेटर वहां पहुंचेगा उन लोगों को, उसके साथ उन लोगों को भी बैच बना के बुला लेगा। राइट। तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट बैच में ज्वाइन करने का। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है, जो मैरिड अकोमोडेशन होता है, उसमें आपको फर्स्ट बैच में सीनियरिटी मिलता है, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, आप वेरिफिकेशन जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। बट फिर भी आप मान के चलिए कि 6 से 8 महीने की जो है, इन जनरल अभी तक के जितने भी ज्वाइनिंग्स हुए हैं एमपीसीआईएल में, ठीक है, जितने भी बैचेस ज्वाइन किए उनको 6 से 8 महीने ज्वाइनिंग में लग गए हैं। राइट। अब देखिए, अब इसके बाद हम आते हैं कि चलिए सर ये तो वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, अब क्या होगा। तो वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद जैसे वेरिफिकेशन क्लियर आता है तो आपको आपके एक ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया जाता है। उसमें आपको कहा जाएगा कि आप 8 डेज बिफोर, ठीक है, 8 डेज या 10 डेज बिफोर, ज्वाइनिंग डेट के बिफोर आप वहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पहुंचिए। उस प्लेस पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होंगे, आपको सबसे पहले एक रूम अलॉट करेंगे। उसमें आपका लैट्रिन बाथरूम सारा चीज अटैच होगा, बेड होंगे, ठीक है, टेबल्स होंगे, चेयर्स होंगे, एवरीथिंग होगा, आपको कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपना बेडशीट लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे इतना बदमाशी करने लगते हैं कि वो उसी पर खाना वाना खाने लगते हैं, उसी को बहुत गंदा करने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में समटाइम्स कभी कभी डिनाई कर दिया जाता है चेंज करने के लिए। तो आपको वो खुद से रख लीजिए, तो सेफ्टी पर्पज के लिए ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अब इस 8 दिन के दौरान क्या होगा, आपको फुल्ली फर्निश्ड जो है एक 1 BHK समझ लीजिए कि रूम मिल गया। इस 8 दिन के दौरान आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रह गया था, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको एक जगह एक हॉल में गैदर किया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। तो उसी दिन आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा मेडिकल वेरिफिकेशन का। किसका? मेडिकल वेरिफिकेशन का। अब ये मेडिकल वेरिफिकेशन में समझ लीजिए कि मेडिकल में क्या होगा कि जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ब्लड में कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, वो लोग अपना टेस्ट कर लेंगे। फिर आपका ईसीजी है, फिर आपका हाइट है, वेट है, हाँ, और इसी तरीके से एक दो टेस्ट और रहते हैं, इससे ज़्यादा हियरिंग टेस्ट वगैरह रहता है, और कुछ नहीं रहता है। ठीक है। उसके अलावे आपका जो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है आई। आपका जो आई है वो 6x6 होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे भी होना चाहिए, आइदर विथ गिलास, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा के साथ, या चश्मा नहीं पहनते तो बिना चश्मा के साथ 6x6 होना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये जो है जो हमारा 6x6 नहीं है या है भी, तो हमको कलर ब्लाइंडनेस है। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। तो थर्ड बैच तक के तो बच्चों को डिनाई कर दिया गया था। एमपीसीआईएल काकरापारा की मैं कहानी बता रहा हूँ कि जो तीसरा बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, जब से रिक्रूटमेंट निकल रहा है इस तरीके से, उसमें तीसरा बैच था, तो तीसरे बैच तक के बच्चों को मना कर दिया गया कलर ब्लाइंडनेस के लिए। लेकिन चौथा बैच का जो बच्चा था, उसमें उसको होल्ड करके 1-2 दिन रख के उसका जो है सीबी क्लियर कर दिया गया था। राइट। जो भी 1-2 बच्चे थे उनका मेडिकल क्लियर हो गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हमें लगता है कि सीवी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए रिलैक्स होकर के आराम से, अगर है भी तब भी आप जाइए, और चांसेस है, क्योंकि क्या है कि पॉलिसी डे बाय डे चेंज होते रहता है। राइट। और सीबी कोई उतना बड़ा इश्यूज है नहीं। ठीक है। उसके अगर सीबी है तो हो सकता है कि आपका वर्किंग प्लेस अलग हो, ये अलग मैटर करता है। हुँ। तो ये सब जो है टेंशन नहीं लेना, आराम से रिलैक्स होके जाना है, ठीक है? और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो अभी आप दिखा सकते हैं तो दिखा लीजिए, नहीं तो फिर एज़ यूजुअल आप जाइए। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएँगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा अपना, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट कलर्ड फ़ोटोग्राफ रख लीजिएगा। आपके जितने भी एजुकेशनल आपने जो जो भी सर्टिफ़िकेट दिया है, एजुकेशनल में आपने जो भी डिटेल्स बताया कि आप डिप्लोमा किए हैं, उसके साथ और क्या-क्या किए हैं, वो सारा कुछ दीजिए। उसके अलावे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफ़िकेट, उसके साथ-साथ अगर आप ओबीसी से हैं तो उसका एनसीएल, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू गए हैं तो वो तो आपको डिमांड करेगा ही करेगा।
उसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं है हार्ड कॉपी तो आप इसके साइट से डाउनलोड कर लीजिए। आई मीन कहने का मतलब है लॉगिन आईडी से आप अपना लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अकाउंट एसबीआई में है तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज वहां भी अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, अगर है तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बॉन्ड का जो है, जो भी बॉन्ड का उसमें जो दिया गया है वो आप बॉन्ड पेपर पूरा कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही है, और आप मान के चलिए कि 6 से 8 महीने का टोटल टाइम जो है आपको ज्वाइनिंग तक में ओवरऑल लग जाएगा। ओके, अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। एएफएसएस की कैसे फिल करना है, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका हार्ड कॉपी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या है उसमें, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और विशेष अगर कोई दिक्कत होता है तो वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से फ्री होके जाइए। और आप बस समझ लीजिए कि आपके जितने दिनों के कष्ट है वो कष्ट दूर हो गए। अब आपको अच्छी सैलरी वाली एक हाई पेड सैलरी वाला जॉब आपको मिल गया है। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका वेटिंग लिस्ट है वो भी चांसेस है कि एनपीसीआई काकरापारा जस्ट अभी उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी कहीं और ज्वाइंट है। तो हो सकता है कि वो नहीं ज्वाइन करे तो वो सीट वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का चांसेस है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।